Good morning, students. I welcome you to RPS online classes. I hope you all are fine. Students, today we will talk about lesson 5 of our book Hornbill for class 11th. This lesson is for class 11th. The ailing planet, the green movement's role. Ailing means what, students? Ailing क्या होता है? हम जब बीमार हो जाते हैं तो हम ailing होते हैं. So ailing means sick. And planet means, you understand what is planet here. We are talking about our earth. Fine. So the ailing planet means हमारी धरती ailing है, बीमार है, sick है. क्यों है? We all know that. We will discuss that in detail. आगे इसने कहा है the green movement's role. इसमें किसका रोल स्टडी करना है हमें? ग्रीन मूवमेंट का. अभी ग्रीन मूवमेंट क्या है? ग्रीन मूवमेंट एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक ऐसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को अवेयर किया. किसके बारे में? अर्थ के बारे में. सो दे मेड द होल वर्ल्ड अवेयर अबाउट द अर्थ, अबाउट द कंडीशन ऑफ द अर्थ एंड अबाउट द ड्यूटी ऑफ द पीपल. What kind of duty we should have, and we should try to take care of the earth. Actually, if earth takes care of us, we should also take care of the earth. तो बेसिकली एलिंग प्लानट है एंड ग्रीन मूवमेंट, ग्रीन पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस का एक जो रोल है, उनका एक जो कंट्रीब्यूशन है इस इस टर्म को पॉपुलराइज करने में कि हमारी धरती बीमार है, हमारी धरती सिक है. ठीक है, उसको हम रीड करने जा रहे हैं. इस लेसन के अंदर हम रीड करने वाले हैं अभी कि भाई हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं आवर ड्यूटी टुवर्ड्स द अर्थ. हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशन ऑफ द अर्थ. ये कंडीशन अर्थ की हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर. ठीक है, हम रीड करेंगे कि अर्थ भी एक जीव की तरह है. इट इज़ ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसके भी कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं. ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन की. वी विल टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल. फाइन. तो बेसिकली ये जो लेसन है ये एक आर्टिकल है. आर्टिकल जैसे हम आपको सिखाते हैं 11th क्लास में आर्टिकल लिखना आता है. ये आर्टिकल है. ये आर्टिकल जो है इन 1994 नानी पालकीवाला ने द इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश कराया था, है ना. न्यूज़पेपर का नाम है द इंडियन एक्सप्रेस. तो बेसिकली ये कोई कहानी नहीं है जो कि किसी ऑथर ने, राइटर ने लिखी है. इट इज़ एन आर्टिकल जो कि पब्लिश हुआ था द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, जो कि डिस्कस करता है पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से जो कंडीशन ऑफ द अर्थ है, डिक्लाइनिंग इन हेल्थ, जो अर्थ है, धरती है, जो अर्थ हेल्थ के अंदर कम होती जा रही है, उसके बारे में जो मूवमेंट था उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है जो कि नानी पालकीवाला ने पब्लिश कराया था. ये उनका आर्टिकल है विच वाज पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस. चलो इसको रीड करते हैं. कुछ एक्सप्रेशंस हैं ये जो कि एग्ज़ाम रीडिंग के दौरान आएंगे, तो वी विल डिस्कस अबाउट देम देयर. It says the following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. The issue that he raised, जो issue उन्होंने उठाया था regarding the declining health of the earth continue to have relevance. Continue to have relevance का मतलब है आज भी उसकी प्रासंगिकता है, आज भी उसकी importance है. Relevance means importance है. आज ये उस समय हुआ था, आज से 26 साल पहले ये छपा था, लेकिन आज भी उसकी उतनी रेलेवेंस है. आज भी हमें उतना ही काम करने की ज़रूरत है अर्थ के लिए. तो चले इसका जो टेक्स्ट है वो रीड करते हैं ताकि एक चीज़ समझ में आ जाए. One cannot recall any moment in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. 25 years ago, 25 साल पहले. एक्चुअली वो 1994 से 25 साल पहले की बात कर रहा है ना. 25 years की बात कब कर रहा है? 1994. क्योंकि
ये पार्टी जो है 1972 में बनी थी। तो कहता है कि कोई रिकॉल याद करना होता, किसी को याद नहीं है। क्या याद नहीं है? मोमेंट याद नहीं है। द वर्ल्ड हिस्ट्री, जिस ऐसा मोमेंट जिसने लोगों की इमेजिनेशन को ग्रिप किया हो, लोगों का ध्यान खींचा हो, इंटायर ह्यूमन रेस, पूरी दुनिया के लोगों का, इंसानों का, ह्यूमन बींग्स का, इतना कंप्लीटली, सो रैपिडली, इतनी तेजी के साथ में, जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने किया। एक्चुअली ये एक ग्रीन मूवमेंट था जिसने ऐसा ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वी हैव शिफ्टेड, सॉरी कुछ रह गया थोड़ा सा बीच में। हाँ, इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। नेशन वाइड, नेशनल लेवल पे न्यूजीलैंड के अंदर एक पार्टी बनी, ग्रीन पार्टी बनी। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक बैक, और उसके बाद से इस मूवमेंट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा, आगे बढ़ता ही जा रहा है। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इरिवोकेबली फ्रॉम मैकेनिस्टिक व्यू टू हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। देखो ध्यान से देखते हैं, हम शिफ्ट हो चुके हैं, हमारी सोच बदल गई है। वन होप्स मतलब हम उम्मीद करते हैं, और वो इरिवोकेबली मतलब हम वापस उसी सोच पे नहीं जाने वाले। आज हम आगे बढ़ चुके हैं, हमारी सोच बदल गई है। हमारी सोच कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, मैकेनिस्टिक व्यू से एक हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड तक। यानी मैकेनिस्टिक व्यू क्या है, पहले ये देखें। धरती के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, हम केवल अर्थ को ये मानते हैं कि ये रिसोर्सेस हमारे लिए हैं, एंड वी विल यूज़ दिस रिसोर्सेस, वी डोंट टेक केयर ऑफ दैट, है ना भाई। आपने कोयला निकाल लिया लेकिन आपने ध्यान नहीं रखा, आपने पेड़ काट लिए, केवल आपको पेड़ चाहिए और अर्थ से, एनवायरनमेंट से आपका कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम कहेंगे मैकेनिस्टिक व्यू, है ना। केवल रिसोर्स ले लिया, रिसोर्स से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं, है ना, इनकम से मतलब है, तो इसको मैकेनिस्टिक व्यू बोलेंगे। लेकिन ये मैकेनिस्टिक व्यू से हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू हो गया। हॉलिस्टिक मतलब अब हम हर चीज़ों को एज अ होल देखते हैं। इकोलॉजिकल व्यू मतलब हम अब इकोलॉजी यानी एटमॉस्फेयर, वातावरण का भी ध्यान, हमारी इकोलॉजी जिसमें हम जीते हैं, सांस लेते हैं, उसका भी ध्यान रखते हैं। यानी पहले जब हमारा जो व्यू था मैकेनिस्टिक व्यू में क्या करते थे हमने ट्रीज़ को काट दिया, लगाते नहीं थे। अभी हम ट्रीज़ काटते हैं तो प्लांट करते हैं ट्रीज़ को। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी अवेयरनेस बढ़ चुकी है, हमारी अप्रोच होलिस्टिक हो चुकी है। अब हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम इतने सेल्फिश नहीं रह गए हैं अभी। एक्चुअली हम अर्थ के बारे में भी सोचते हैं, यानी होलिस्टिक व्यू हो गया। हम सब के बारे में सोचते हैं। वी थिंक दैट द ट्रीज आर इम्पोर्टेंट, वी थिंक दैट फ्लोरा एंड फोना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, वाइल्ड लाइफ भी ज़रूरी है। तो ये हमारी अप्रोच होलिस्टिक हो गई है, हम सब के बारे में सोचने लग गए हैं, तो इसको होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। इकोलॉजिकल व्यू से मतलब हम हमारी इकोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ हम सांस लेते हैं, जहाँ हम जीते हैं, ठीक है। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस। ये ह्यूमन परसेप्शन, सोच के अंदर, धारणा के अंदर एक चेंज है, ये शिफ्ट है, यानी चेंज है। एज रेवोल्यूशनरी, ये उतना ही क्रांतिकारी है एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस। ये उतना ही क्रांतिकारी चेंज है जितना किसी ज़माने में कोपरनिकस ने एक चेंज किया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस हु टॉट ह्यूमन मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में सिखाया था दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। क्या बताया था उन्होंने? कि धरती और बाकी के जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स हैं, वो अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। वो बात बड़ी रेवोल्यूशनरी थी, ये क्रांतिकारी थी, बड़ा बदलाव, चेंज आ गया था। ये भी रेवोल्यूशनरी है। क्या है रेवोल्यूशनरी? लोगों की सोच के अंदर जो बदलाव आया है, ये भी रेवोल्यूशनरी है, ये भी क्रांतिकारी है। इससे भी बहुत बड़ा चेंज आया है, और अर्थ को जो बहुत बड़ा नुकसान बहुत तेजी के साथ हो रहा था, उसके अंदर बहुत सारा चेंज आया और लोगों ने अपने आप को संभाला। एंड नाउ वी थिंक ऑफ द अर्थ ऑल्सो, नाउ वी थिंक ऑफ द इकोलॉजी ऑल्सो, नाउ वी थिंक ऑफ द एटमोस्फियर ऑल्सो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसान के इतिहास में पहली बार, देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियस, एक ग्रोइंग, बढ़ती हुई वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, मतलब जागरूकता है, कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, वो जागरूकता। दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम मानते हैं कि अर्थ खुद में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये धरती अपने आप में एक जीव है जो कि बीमार हो रही है। एंड इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर द पार्ट, और एक एनॉर्मस बीइंग, और ये जो इनॉर्मस बीइंग है, बीइंग मतलब
भाई ये भी एक जीव है, ये इतना बड़ा जीव है, धरती बहुत बड़ा जीव है, बीइंग है, ऑफ विच वी आर द पार्ट्स, और हम भी इसके पार्ट्स हैं। यानी अब सोच ये हो गई है कि धरती भी एक जीते जागते इंसान की तरह है, ये भी एक बहुत बड़ा जीव है, एंड वी आर द पार्ट ऑफ दैट। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी अपनी खुद की मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं, जैसे एक इंसान की मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं। एंड वाइटल प्रोसेसेस, इसकी भी वाइटल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे शरीर के अंदर प्रोसेसेस होती हैं जो वाइटल इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं हमारी सांस लेने की, या जो और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं बहुत सारी, ऐसे ही धरती की भी ज़रूरतें हैं विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व। यानी धरती की मेटाबॉलिक नीड्स और धरती की जो वाइटल प्रोसेसेस हैं उनके बारे में भी हमें उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको भी हमें प्रिजर्व करना चाहिए। जैसे अपने शरीर को हम संभाल के रखते हैं, द वे वी प्रिजर्व आवर ओन बॉडी, द वे वी सेव आवर ओन बॉडी, वी टेक केयर ऑफ आवर ओन बॉडी, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द earth also, because now we understand that earth is also a human being, not a human being but a living being. Earth is a living being, it is an enormous living being, and we are the part of this. It also has some metabolic needs, and we need to, the way we take care of the metabolic needs and vital processes in our body, we must take care of the earth also. The earth's vital signs reveal a patient in declining health. Understand this statement. Vital signs मतलब indications, लक्षण जिसको हम कह सकते हैं. They reveal मतलब उनसे पता चलता है, दिखते हैं a patient in declining health. ऐसा लगता है धरती एक पेशेंट हो गई है जिसकी हेल्थ लगातार डिक्लाइन हो रही, गिरती हुई हेल्थ। यानी अर्थ एक गिरती हुई, अर्थ जो है क्या शो कर रही है, कैसे 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 इंडिकेशंस दे रही है, कैसे लक्षण दे रही है, एक पेशेंट डिक्लाइनिंग हेल्थ। जैसे एक मरीज की जो बिगड़ती हुई हालत होती है, ऐसे ही बिगड़ती हुई हालत होती है तो उसके कुछ वाइटल साइंस होते हैं। इंसान बहुत बीमार हो जाता है, चारपाई पर लेट जाता है, काम नहीं कर पाता है, तो ये किस चीज़ के इंडिकेशंस हैं? उसकी डिक्लाइनिंग हेल्थ, उसकी गिरती हुई हेल्थ के हैं। तो ऐसे ही अर्थ के भी कुछ वाइटल साइंस हैं जिनसे पता चलता है द अर्थ इज डिक्लाइनिंग इन हेल्थ, धरती भी बीमार होती जा रही है। We have begun to realize our ethical obligations to be good. We have begun to realize, आज हम realize करते हैं our ethical obligations, हमारी जो हमने शुरू कर दिया है realize करना। क्या realize करना शुरू कर दिया है? हमारी ethical obligations, धरती के लिए जो हमारी obligations हैं, हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक मजबूरी है, वो भी to be good stewards of planet and responsible trustees of the legacy to future generation. हमें good steward होना है, बचाना है, रक्षक बनना है, किसका? प्लानेट का। और and responsible trustees, हम responsible trustees हैं भाई of the legacy, legacy मतलब विरासत, to the future generation, यानी आने वाली जनरेशन के लिए जो हमारे पास आज है, जो आज हमारे पास है एक्चुअली वो आने वाली जनरेशन के लिए है। हमें इसके ट्रस्टी बनने हैं। ट्रस्टी कौन होता है? जिसमें हम ट्रस्ट करते हैं। जैसे ट्रस्टी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को बचा के रखना है, तो हम उस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके 4-5 ट्रस्टीज हो जाते हैं जो मेंबर्स होते हैं। उनका काम क्या होता है? उस पूरी प्रॉपर्टी की देखभाल करना होता है। वो उस प्रॉपर्टी को अपना नहीं मान के चलते, क्लेम नहीं करते उसके ऊपर, कब्जा नहीं जमाते उसके ऊपर। वो केवल ये देखते हैं कि एक ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट एक प्रॉपर्टी है। किसकी? समाज की प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है, दुनिया की प्रॉपर्टी है, और इसको बचा के रखना है। तो वो केवल उसके ट्रस्टी होते हैं, वो केवल उसके संभालने वाले होते हैं। तो ये कहना चाहता है कि हमें प्लानेट के स्टीवर्ड बनना है ना, रक्षक बन के रहना है, और रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज बनना है। किस चीज़ के? लेगेसी टू द फ्यूचर जनरेशन। लेगेसी, ये जो विरासत हमें मिली हुई है, किसके लिए है? ये फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि जो आज हमारे पास है इसे हमें पास ऑन करना है कमिंग जनरेशन के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987। ये क्या है, इसको देखते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, किस कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात हो रही है, चलिए देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट was popularized in 1987 by the World Commission on Environment। ये एक कमीशन था, इसका नाम था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एक संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने पॉपुलराइज किया एक टर्म, क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि दुनिया में क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए।
अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है वो देखते हैं। इन इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में किसने किसने इस कमीशन फॉर एनवायरनमेंट, वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, इट डिफाइंड द आइडिया, इसने डेवलपमेंट के आइडिया को लिखा इसने कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट वो नहीं होता है कि कहीं पे भी आपने फैक्ट्री लगा दी और आसपास कितनी भी गंदगी फैले, कितना भी नुकसान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेवलपमेंट वो होता है जो आसपास के एरिया को देखे, अपनी जिम्मेदारी को समझे। तो इसने अपने रिपोर्ट में लिखा, इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, ज़रूरतें पूरी करे प्रेजेंट की, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स, बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए, बिना नुकसान पहुंचाए हुए किसको, एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। यानी आज प्रेजेंट की ज़रूरतें पूरी करो लेकिन फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतें भी पूरी होनी चाहिए, इसका आपको ख्याल रखना है। अगर आप आज सब कुछ ख़त्म कर दोगे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तो कमिंग जनरेशन अपने जो नीड्स हैं वो कैसे पूरी करेंगी। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सबको सस्टेन करना है, सबको जीवित रहना है, सबको ज़िंदा रहना है, सबको सर्वाइव करना है, सबको सस्टेन करना है। तो डेवलपमेंट ऐसा हो जिसमें सब सस्टेन कर सकें, इसलिए इसको कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, स्ट्रिप मतलब अलग कर देना, दूर कर देना, यानी ऐसा डेवलपमेंट करो विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, यानी उन रिसोर्सेज को स्ट्रिप खत्म मत करो भाई जिनकी ज़रूरत आने वाले समय में कमिंग जनरेशंस को पड़ने वाली है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक दूसरे एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, इसको आप समझने की कोशिश करें कि जैसे एक पर्सन है जिसके पास 10 एकड़ लैंड है ना, इतनी ज़मीन है। अब ये 10 एकड़ उस तक कैसे पहुंची, क्योंकि उसके जो फादर हैं उन्होंने बचा के रखी। फादर तक कैसे पहुंची, क्योंकि इनके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने बचा के रखी। अब ये किस पे आ गई, सन पे आ गई। ठीक है, अब ये यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10। आपकी जिम्मेदारी क्या है, इसको मेंटेन रखना। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आप इस 10 एकड़ के रिसोर्स को ख़त्म नहीं कर सकते। अब ये आगे जाएगी ग्रैंड सन के पास में, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि एज इट इज़ यहाँ पास ऑन हो जाए। इसकी जिम्मेदारी है ये एज इट इज़ आगे ग्रेट ग्रैंड सन यानी कमिंग जनरेशन के पास पहुँच जाए। यानी जो सोर्स है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, वो ऐसे का ऐसा रहना चाहिए। उन्होंने ऊपर से लोगों ने अपनी ज़रूरतें पूरी की, लेकिन आज हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं, ऐसे ही आगे के लोग भी अपनी ज़रूरतें पूरी करें। इसी चीज़ को ध्यान में रख के बाय कीपिंग इन व्यू दीज थिंग्स देयर शुड बी डेवलपमेंट। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के डेवलपमेंट होना चाहिए। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। फ्यूचर जनरेशन्स की एबिलिटी को हम कम नहीं कर सकते। आगे इसे इस कि इन जू एट लुसाका जाम्बिया, जाम्बिया इज़ अ कंट्री, लुसाका प्लेस है, वहाँ पे एक जू है। देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स, एक नोटिस लगा है, केज है वहाँ पे, पिंजरा, उसके सामने एक नोटिस लगा रखा है। नोटिस पे क्या लिखा है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, उस पर लिखा दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल, लेकिन अंदर कोई एनिमल है ही नहीं, बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ, जाओगे तो आपको खुद नजर आओगे, बिकॉज देयर इज़ अ बिग मिरर, बड़ा सा मिरर लगा दिया। यानी लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये मिरर जो लगा हुआ है इसमें देखो जाके, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान है। क्योंकि इस एनवायरनमेंट को, इस वाइल्ड लाइफ को, इस फॉरेस्ट लाइफ को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो इंसान पहुंचा रहा है, कोई दूसरा जीव नहीं पहुंचा रहा है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, थैंक्स है किसको, नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, दुनिया भर के देशों में, अलग अलग देशों में अलग अलग एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस को धन्यवाद है। अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ dawned upon, किस चीज़ के लिए धन्यवाद है, एक नई अवेयरनेस है, एक नई जागरूकता dawned upon शुरू हो गई है। द मोस्ट डेंजरस एनिमल, इस मोस्ट डेंजरस एनिमल के ऊपर
अवेयरनेस आ गई है। कौन सा है मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी इंसान के ऊपर, कि भाई कुछ संस्थाएं हैं, उनका बड़ा धन्यवाद है जिनकी वजह से इंसान के ऊपर यानी मोस्ट डेंजरस एनिमल के ऊपर कुछ अवेयरनेस आ गई है इन द वर्ल्ड। ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। उसने रियलाइज कर लिया है, समझ लिया है द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम, एक शिफ्ट अपनी सोच के अंदर उसने अपनी विजडम मतलब अपना जो माइंड है, बुद्धि है, उसका यूज करना, उसकी बुद्धि जो है वो शिफ्ट हो गई कहाँ से, सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन। यानी डोमिनेशन क्या होता है, चीज़ों पे कब्जा जमा के रखना, है ना, जैसे कहते हैं ना कि बाप की चीज़ समझना किसी को, ऐसे ही वह वो चीज़, ये लोग ये सोचते हैं कि ये रिसोर्सेज सबका है, मेरा अकेले का नहीं है। तो ये जो एक सोच थी डोमिनेशन की, दबाने की, चीज़ों को कब्जे में लेने की, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने पास रखने की, ठीक है, इसमें एक बदलाव आ गया है और अब ये पार्टनरशिप पे आ गई है। यानी अब हम सोचते हैं कि ये चीज़ मेरी नहीं, ये चीज़ हमारी है, यानी मैं से हम पे आ गए हैं। और ये सोच किसकी वजह से आई है, नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज़ ने जो लोगों के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए, अभियान चलाए, उनकी वजह से ये आई है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड मतलब लिस्ट बनाना, लिस्टिंग करना। साइंटिस्ट ने लिस्टिंग की है अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, यानी 1.4 मिलियन, है ना, वह 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज तो हमने आज तक ढूंढ लिए हैं जिनके साथ मैनकाइंड रहता है अर्थ के ऊपर। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली, ये एस्टिमेट जो है, ये अंदाज़ा वेरी करता है, अलग अलग है, वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज़। अगर हम बात करें अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज़ की, यानी ये जो 1.4 हैं इनको तो हम जानते हैं, ऐसे बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो कि अनकैटलॉग्ड हैं, जिनको हम जानते ही नहीं है, जिनकी खोज ही नहीं हुई आज तक, लेकिन हैं। अब समंदर में जितने भी जीव हैं, क्या हमने सबको खोज लिया? बिल्कुल भी नहीं। बायोलॉजिस्ट रैकन मतलब वो कंसीडर करते हैं, रैकन करते हैं, थोड़ा सा मतलब सोच समझ के बताते हैं, कहते हैं बायोलॉजिस्ट रैकन दैट, अंदाज़ा लगाते हैं दैट 3 to 100 मिलियन, 3 से 100 मिलियन तक अदर लिविंग स्पीशीज स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोनिमस डार्कनेस। वो कहते हैं कि 3 से और 100 मिलियन तक, यानी अभी तो हमें केवल 1.4 मिलियन स्पीशीज़ की जानकारी है। वो कहते हैं कि 3 मिलियन से 100 मिलियन तक, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 100 मिलियन तक जो स्पीशीज़ हैं विच दे स्टिल लैंग्वेज मतलब एक तरीके से लैंग्वेज होता है एक तरीके से लटकना, किसी चीज़ के पीछे हम कह सकते हैं, या पीछे रह जाना। अननेम्ड लैंग्वेज, अननेम्ड इन इग्नोनिमस डार्कनेस, एक अंधेरे में है। वो कौन सी अंधेरे में है? इग्नोनिमस डार्कनेस के अंदर है, यानी हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। यानी 3 से 100 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं ऐसे हैं जो आज भी गुमनाम अंधेरे में भटक रहे हैं, क्योंकि वो अननेम्ड है। उनका मतलब ये है, दे हैव नो नेम, क्योंकि इंसान ने उनकी खोज नहीं की है। तो 1.4 मिलियन यानी 14 लैक्स, है ना, केवल इतने स्पीशीज़ का हमें पता चला है। अभी तो 100 मिलियन स्पीशीज़ और भी हैं। 100 मिलियन का मतलब बहुत बड़ा होता है, नहीं, 10 करोड़ हो जाता है। इतने स्पीशीज़ और हैं जो कि आज अननेम्ड हैं, जिनको इंसान जानता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट, वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन, स्टार्टिंग में जो इंटरनेशनल लेवल के कमीशंस बने, विच डेल्ट इंट्रालिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिन्होंने किस क्वेश्चन को के साथ किया, थॉरोली इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को डिस्कस किया, वॉज द ब्रेंट कमीशन। यानी एक बहुत सारे कमीशंस हुए इंटरनेशनल कमीशंस, उनमें से एक जो मेन था स्टार्टिंग में वो था ब्रेंट कमीशन, है ना, ये ब्रेंट कमीशन था। विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर, इसके अंदर एक हमारे डिस्टिंग्विश्ड इंडियन मतलब बहुत ही सम्मानित
हमारे एक इंडियन थे, इसके एक मेंबर थे और उस मेंबर का नाम था मिस्टर एल के झा। यानी इसको फिर से समझाता हूँ कि दुनिया भर के इंटरनेशनल कमीशंस थे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। उनमें एक मेन कमीशन था ब्रांड कमीशन, ब्रांड कमीशन, है ना। इस कमीशन के अंदर एक इंडियन जो थे वो एक मेंबर थे और इस इंडियन मेंबर का नाम था एल के झा, ठीक है। एल के झा द फर्स्ट ब्रांड कमीशन रेज, जो पहला ब्रांड कमीशन था, रेज द क्वेश्चन, उसने एक सवाल उठाया। क्या सवाल उठाया? आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉच प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, एम्पावरिश लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। सवाल पूछा, क्या हम हमारे जो सक्सेसर्स हैं, कमिंग जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उनके लिए एक स्कोच्ड प्लैनेट छोड़ रहे हैं। स्कोच मतलब झुलसा हुआ, झुलस जाएगा। झुलसने का मतलब क्या है? आप पेड़ काट दोगे, गर्मी बढ़ेगी, जो हरियाली बचेगी ही नहीं। तो स्कोच्ड, झुलसा हुआ प्लैनेट हो गया। कि क्या उनके लिए हम एक स्कोच प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, जिसके अंदर जो है ना रेगिस्तान बढ़ रहे होंगे, एडवांसिंग डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान ही रेगिस्तान होंगे। एम्पावरिश्ड लैंडस्केप्स, हरियाली लैंडस्केप्स मतलब हरी भरी धरती नहीं होगी। एम्पावरिश्ड बहुत कम, और बहुत कम हरियाली होगी, बहुत कम वेजिटेशन होगा, बहुत कम पेड़ पौधे होंगे। एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और बीमार वातावरण। क्या सोचा उन्होंने कि क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा प्लैनेट छोड़ के जाएंगे जिस प्लैनेट के अंदर गर्मी ही गर्मी होगी, झुलसा हुआ प्लैनेट होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, डेजर्ट ही डेजर्ट होंगे और एनवायरनमेंट बिल्कुल बीमार होगा। उनके कहने का मतलब था कि हमें धरती के लिए जिम्मेदार होना है, धरती को संभालना है, नहीं तो हमारी कमिंग जनरेशन्स को वेजिटेशन नहीं मिलेगा, डेजर्ट्स मिलेंगे, यानी जीवन जो है मुश्किल हो जाएगा। लाइफ विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव फॉर द कमिंग जनरेशन्स। हमारे इन्वायरमेंट को भी हमें संभालना है, सुधारना है। दिस इज़ आवर ड्यूटी एंड वी मस्ट डू दैट, वी मस्ट डू दैट। मिस्टर लेस्टर ब्राउन, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, एक ऑथर हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं मिस्टर लेस्टर ब्राउन। इन्होंने अपनी किताब लिखी, किताब का नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। बुक का नाम क्या था? द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, है ना। इस बुक में वो पॉइंट आउट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, लिखते हैं, पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर। उन्होंने कहा कि धरती के जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, पहला है फिशरीज, फिर है फॉरेस्ट, जंगली जंगल, फिर है ग्रासलैंड्स, है ना, फिर उसके बाद है क्रॉपलैंड्स। क्रॉपलैंड से मतलब क्या है? जहाँ पे हम क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। फॉरेस्ट, फिशरीज, जहाँ मछलियाँ या सी लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे। ये 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ये एक फाउंडेशन बनाते हैं, एक नींव बनाते हैं, किसकी? ग्लोबल, ग्लोबल यानी राष्ट्रीय स्तर पे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं। ये ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम पूरी दुनिया का जो एक आर्थिक सिस्टम है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी इनकम पूरी दुनिया को इन्हीं 4 बायोलॉजिकल सिस्टम से आती है। फिशरीज से आती है, रॉ मटेरियल यहीं से मिलता है, या तो समंदर से उनको रॉ मटेरियल मिलता है ना, तो यहीं से वो सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, यानी खाना कहीं इन्हीं से हमें खाना मिलता है। फूड के साथ साथ इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड दीज 4 सिस्टम्स प्रोवाइड, यानी खाने के साथ साथ ये चारों सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम जो है, प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। सारी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल देते हैं एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स। किनको छोड़ के? मिनरल्स को छोड़ के, या पेट्रोलियम डिराइव्ड जो ना सिंथेटिक्स को छोड़ के, क्योंकि ये हमें ज़मीन से खोद के निकालने पड़ते हैं, है ना। बाकी वो नेचुरल मिलते हैं, लेकिन मिनरल्स और पेट्रोलियम ये जो ये ड्राइव किए जाते हैं सिंथेटिक, ये कहाँ से निकालते हैं? ये हम धरती से निकालते हैं। अदरवाइज सारा रॉ मटेरियल, खाना, फूड, सारा हमें उन 4 बायोलॉजिकल सिस्टम से मिलता है। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बड़े एरियाज के अंदर, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। इस लाइन को समझो कि इन लार्ज एरियाज ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में, ह्यूमन क्लेम्स, इंसान ने क्या कर दिया? क्लेम करने का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने कब्जे में लेना, है ना, प्रॉपर्टी मानना।
ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स, कौन से सिस्टम्स? 4 बायोलॉजिकल सिस्टम, फिशरीज हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, है ना, क्रॉपलैंड्स हो गया, इनके ऊपर इंसान का जो क्लेम है, जिस तरीके से इंसान इनका मिसयूज कर रहा है, इनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये रीचिंग अनसस्टेनेबल लेवल। अनसस्टेनेबल लेवल मतलब एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है जो बर्दाश्त के बाहर हो गया है, सस्टेन नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकते, ये ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं। अब ज़मीन खोद के आप कोयला निकाल रहे हो, निकाल रहे हो, ठीक है, एक वक्त ऐसा आएगा जब ज़मीन अंदर से खोखली हो जाएगी, वो अनसस्टेनेबल लेवल है, वहाँ उसके बाद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ऑथर ये कहना चाहता है कि ये जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, चाहे क्रॉपलैंड हो, चाहे ग्रासलैंड हो, चाहे फिशरीज हो, चाहे फिर वो बात कर रहा हो जो 4th है फॉरेस्ट की, इसके ऊपर इंसान एक अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुंच गया है। इस हद तक इनको जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ओवर यूज़ कर रहा है कि ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल, दोबारा से फिर हमें वो जंगल, हमें वो वातावरण नहीं मिल पाएगा। पॉइंट्स आउट देयर प्रोडक्टिविटी, पॉइंट्स अ पॉइंट, ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं, अ पॉइंट, यहाँ से फिर से पढ़ता हूँ, रीचिंग अनसस्टेनेबल लेवल, अ पॉइंट, ऐसे पॉइंट तक वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन देने की पावर है, वो इम्पेयर्ड यानी ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है ना। खेत के अंदर आप फसल उगाते हो, ठीक है, फर्टिलाइज़र डालते जाओ, और ज़्यादा अनाज उगाऊंगा, लेकिन एक वक्त के बाद सेचुरेशन पॉइंट आएगा जब आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो यूज़ है अपने खेत का, वो अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुंचेगा और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी। यही वो कहना चाहता है कि एक ऐसे लेवल पे ये जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, ये ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ पे इनकी प्रोडक्टिविटी इम्पेयर्ड यानी कि ख़त्म या कम होनी शुरू हो गई है। When this happens, और अगर ऐसा होता है, फिशरीज कोलैप्स हो जाएंगी, फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल खत्म हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन, जो ग्रासलैंड्स हैं जिनके ऊपर घास है, जंगल पेड़ हैं, वो एक बैरन बंजर हो जाएगी, वेस्टलैंड्स हो जाएंगे, एंड क्रॉपलैंड्स डेटेरियोरेट, और जो क्रॉपलैंड है, फसल है, वो डेटेरियोरेट, उसकी मिट्टी, उसकी जो क्वालिटी है कम हो जाएगी। डेटेरियोरेट होता है बद से बदतर हो जाना, और ज़्यादा ख़राब हो जाना, क्रॉपलैंड्स भी ख़राब हो जाएंगे, फसल भी नहीं उगेगी आपकी, है ना। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, हमारा देश कैसा है? प्रोटीन कॉन्शियस हो गया है, प्रोटीन खाना है, यानी हम अब उनकी बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं। तो प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड के अंदर ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे। ओवर फिशिंग मतलब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मछलियाँ निकालना पानी में से कॉमन हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी ज़रूरत के हिसाब से नहीं, और ज़्यादा। इन पुअर कंट्रीज, जो पुअर कंट्रीज हैं, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। गरीब देशों के अंदर लोकल जंगल जो है, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, डेसिमेट करना, ध्वस्त कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए? प्रोक्योर फायरवुड एंड फॉर कुकिंग, यानी खाना पकाने के लिए लकड़ी चाहिए, उसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं गरीब कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि उनके वहाँ पे सुविधा नहीं है। मैं आपको फिर से बताऊँ, आज 2020 है, 2020 में सबके यहाँ पे जो ना सिलेंडर होगा, गैस है, कुकिंग गैस, LPG, उस समय नहीं था। उस समय तो जो फायरवुड थी उसी पे लोग डिपेंडेंट थे। आज भी फायरवुड के लिए पेड़ों को हम काट रहे हैं एक्चुअली। और ये आर्टिकल कब आया? 1994 का। तो ये कहता है कि पुअर कंट्रीज़ के अंदर पेड़ों को काटा जा रहा है, किसके लिए? फायरवुड फॉर कुकिंग। इन सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस में फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, इतनी एक्सपेंसिव कि व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ कोस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। यानी पोट क्या है? बर्तन, चूल्हे के ऊपर रखा हुआ बर्तन पोट है, जिसके अंदर खाना पक रहा है, कि व्हाट गोज अंडर द पोट, यानी पोट के अंदर, अंडर मतलब नीचे, वो उसकी कीमत ज़्यादा है, व्हाट गोज इनसाइड इट, यानी कि जो पक रहा है उसकी कीमत कम हो गई है, और चूल्हे के अंदर, पोट के नीचे, बर्तन के नीचे आप जो लकड़ी जला रहे हो उसकी कीमत ज़्यादा हो गई है।
आज के समय में, क्योंकि लकड़ी बहुत तेज़ी के साथ में कम होती जा रही है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स कहते हैं कि द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, है ना, ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, ये पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन हैं, यहीं से तो इंसान का एवोल्यूशन निकला है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, विकास, पावर हाउस, शक्ति, यानी जंगलों से ही सबका विकास हुआ है। इंसान का जन्म जंगलों से ही हुआ है, जंगलों से ही हम निकल के आए हैं, फॉरेस्ट से निकल के आए हैं। वो पावर हाउस है किसका? एवोल्यूशन का। सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन, बहुत सारे स्पीशीज लाइफ एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। एक्सटिंक्शन मतलब बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। यानी जंगल जो है, फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं, जो एक पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन है, वहाँ से बहुत सारे स्पीशीज जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, बिल्कुल एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। किसकी वजह से? डिस्ट्रक्शन की वजह से। यानी क्या नाम है, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इनका विनाश हो रहा है, बिकॉज पीपल आर कटिंग दैम फॉर फायरवुड। इट हैज़ बीन वेल सेड, बिल्कुल सही कहा गया है, दैट फॉरेस्ट प्रीसीड्स मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो। इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे, 6 मार्क का क्वेश्चन है ये, कि फॉरेस्ट प्रीसीड्स मैनकाइंड, मैनकाइंड इंसान से पहले, प्रीसीड मतलब पहले आना, यानी फॉरेस्ट, पहले क्या आते हैं? फॉरेस्ट आते हैं, तभी तो मैन आया, तभी तो लाइफ आई, ठीक है। लेकिन इसके बाद में जो फॉलो करना क्या होता है? बाद में क्या रह जाता है? डेजर्ट। क्यों रह जाता है भाई? क्योंकि इंसान अपने गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से ऐसा करता है ना। इंसान पेड़ों को काटता है, पहले मैनकाइंड से पहले फॉरेस्ट आए, लेकिन बाद में डेजर्ट रह गए, यानी इंसान की अपनी करनी की वजह से, क्योंकि वो एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखता। द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वर्ल्ड की दुनिया के बहुत सबसे पुराने जंगल, पैट्रिमनी से मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, है ना, सबसे ज़्यादा पेड़ फॉरेस्ट कौन से थे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे। इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। यानी जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जो कि एंशियंट टाइम से लेके पुरानी दुनिया से लेके, बहुत पहले से लेके हैं, वो इरोड हो रहे हैं। इरोड मतलब फिनिश हो रहे हैं, है ना, फिनिश हो रहे हैं। किस रेट से? 40 to 50 मिलियन एकड़ अ ईयर, यानी एक ईयर में 40 से 50 मिलियन लाख, है ना, 50 मिलियन का मतलब 5 करोड़ होता है, यानी हर साल 4 करोड़ से 5 करोड़ एकड़ ज़मीन, लैंड पर से फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं इस स्पीड से। और ये तो 1994 की स्पीड बता रहे हैं, हम तो 2020 में जी रहे हैं। किस स्पीड से खत्म हो रहे हैं? 40 to 50 मिलियन एकड़ अ ईयर। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग deprives the soil of an important natural fertilizer। और ग्रोइंग यूज ऑफ डंग, जैसे गाय का, भैंसों का गोबर होता है, इसको हम बर्न कर देते हैं, ये डिप्राइव करता है सॉइल को। डिप्राइव मतलब वंचित कर देना, अलग कर देना। डिप्राइव्स द सॉइल यानी मिट्टी को अलग कर देता है, डिप्राइव करता है, वंचित करता है, ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। जंगलों को तो काट ही रहे हैं, ऊपर से जो पशुओं का डंग होता है, गाय का, भैंस का, जानवरों का गोबर होता है, जो कि एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है मिट्टी के लिए, सॉइल के लिए, उसको भी हम अलग कर रहे हैं। यानी मिट्टी को इस नेचुरल फर्टिलाइज़र से वंचित रख रहे हैं, क्योंकि हम उसको जला देते हैं, वो उसको भी जलाते हैं। द वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कॉप अप विद एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। यानी वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 5-fold, 5 गुना इंक्रीज होना चाहिए प्लांटिंग ऑफ ट्रीज के अंदर, 5 गुना, 5 टाइम्स, 5 गुना ज़्यादा प्लांट लगाओ डिमांड पूरी करने के लिए। कौन सी डिमांड पूरी करने के लिए? फ्यूल वुड की, यानी फायर वुड की, जलाऊ लकड़ी की। यानी अगर 2000 तक, यानी 94 में आर्टिकल है कि 2000 तक हमें 5 गुना ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे अगर हमें
लकड़ी की ज़रूरत को पूरा करना है तो स्टूडेंट्स देखो 94 का आर्टिकल बात कर रहा है 5 गुना 2020 में जी रहे हैं। आप देखो उस समय कितने जंगल थे, आज कितने जंगल हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि पहले कितने पेड़ थे, अब कितने पेड़ हैं। मीन्स द फॉरेस्ट, द ग्रीनरी इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। जेम्स पैट, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये जेम्स पैट हैं, प्रेसिडेंट हैं कहाँ के, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के हैं। क्योंकि इस लेसन के अंदर हम काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन पार्टी से जुड़ी हैं, ग्रीन मूवमेंट से जुड़ी हैं। सब ने एक योगदान दिया, सब ने कंट्रीब्यूट किया है लोगों को अवेयर करने के लिए अर्थ के उसमें अर्थ के लिए कि वे अर्थ को भी हेल्थ की ज़रूरत है, उसको भी हमें हेल्दी रखना है, तभी हम जी पाएंगे। तो जेम्स पैट जो है ये प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, एक उन्होंने कहा कि वी वर सेइंग दैट वी वर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड। ये कहते हैं कि हम तो एक सेकंड में एक एकड़ खत्म करें, बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ इन अ सेकेंड। यानी हम सोचते हैं कि एक सेकंड के अंदर 1 एकड़ जो लैंड है वो साफ हो जाता है, लेकिन उसने कहा नहीं, 1 सेकंड के अंदर 1.5 जो एकड़ है वो साफ होता है। ये उनकी रिपोर्ट है। आर्टिकल 48A, अब देखो कानूनों की बात करते हैं। दुनिया भर के कानून हैं, हर देश में हैं, ताकि फॉरेस्ट को बचाया जा सके। हमारे देश में भी लॉ है। तो हमारा आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल endeavor टू प्रोटेक्ट एंड improve द एनवायरनमेंट एंड टू safeguard द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 48A के अंदर प्रावधान है किस चीज़ का, कि स्टेट यानी सरकार, एंडीवर यानी एफर्ट करना, प्रयास करना, प्रोटेक्ट यानी बचाना, किसको, टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट यानी वातावरण को इम्प्रूव करेंगे, एंड सेफगार्ड यानी बचाएंगे द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, जानवरों का भी जीवन और जंगलों का भी जीवन बचाएंगे। ये कानून में है, आपके देश के संविधान में है। बट व्हाट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है, वो भी कैसी, एंग्विश मतलब तकलीफ, एंग्लिश पीड़ा होती है। फैक्ट ये है दैट द लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो कानून है वो ना तो रिस्पेक्ट किए जाते हैं, ना ही एनफोर्स किए जाते हैं। एनफोर्स करना, लागू करना, ना तो लागू होते हैं, ना हम कानूनों का सम्मान करते हैं। ऐसे बहुत से कानून हैं, आपको पता है। फॉर इंस्टेंसेस, एग्जाम्पल के लिए बता रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान कहता है कि कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर, जातिवाद हो, अनटचेबिलिटी हो या बॉन्डेड बंधुआ मजदूरी हो, शैल बी अबॉलिश्ड, इनको खत्म करना है। बट दे फ्लरिश, लेकिन वो आज भी हैं शेमलेसली, बेशर्मी के साथ, इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी 94 की बात, 94 में कह रहे हैं कि आज इतने साल के बाद में, 44 साल के बाद में भी, यानी क्योंकि 94 तक तो 44 साल ही वो देश को आज़ाद हुए, कि 44 साल के बाद भी ये कास्टिज्म, ये अनटचेबिलिटी और ये बॉन्डेड लेबर के जो जुर्म हैं अब भी होते हैं, ये बुराइयां अब भी हैं। इन बुराइयों को हमने मिटाया नहीं है, जबकि कानून हमारे पास है। रीज़न, यहाँ पे कानून की रिस्पेक्ट नहीं होती, लोग कानून को एनफोर्स नहीं होने देते। अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमेटी, हमारी पार्लियामेंट की एक एस्टिमेट कमेटी होती है भाई। एस्टिमेट कमेटी का काम होता है वो हर प्रोजेक्ट के ऊपर एक रिपोर्ट पेश करना, अंदाज़ा लगाना, है ना। तो हमारे पार्लियामेंट की एक एस्टिमेट कमेटी है, हैज़ हाईलाइटेड, उसने एक हाईलाइट किया, बताया द नियर कैटेस्ट्रॉफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डेकेड्स। उन्होंने कहा कि कैटेस्ट्रॉफिक डिप्लीशन, डिप्लीशन मतलब खत्म होते जाना, फिनिश, है ना, एंड एक तरीके से। कैटेस्ट्रॉफिक मतलब बड़े ही भयानक तरीके से, बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो वो क्या, हमारी एस्टिमेट कमेटी क्या हाईलाइट करती है कि भाई बड़े ही विनाशकारी तरीके से डिप्लीशन हो रहा है इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द 4 डेकेड्स, यानी पिछले 4 डेकेड, एक डेकेड कितने साल का होता है, 10 ईयर्स का। यानी हमारी रिपोर्ट आई कि पिछले 40 साल में, यानी 4 डेकेड्स हो गए हैं, 4 डेकेड्स में जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं वो बहुत ही विनाशकारी तरीके से डिप्लीट हुए हैं, नहीं, फिनिश हुए हैं, ख़त्म हो रहे हैं, है ना। ये हमारी पार्लियामेंट की रिपोर्ट थी।
इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, अगर एक रिलायबल डाटा की बात करें जिसको रिलायबल यानी भरोसा किया जा सके, इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर, यानी इंडिया 3.7 मिलियन एकड़ लैंड हर साल खो देता है। ये 3.7 मिलियन का मतलब होता है 37 लाख एकड़। इतने लैंड पर से फॉरेस्ट इंडिया जो है अपने फॉरेस्ट को खो रहा है, यानी ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, ये रिपोर्ट कब की है? 1994 की। अब तो 2020 है। अब हालात बिगड़े होंगे या सुधरे होंगे वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, इंडिया के बहुत बड़े एरियाज को फॉरेस्ट लैंड बोला गया। सरकार ने कहा कि भाई ये फॉरेस्ट लैंड है, ऐसे बना दिया फॉरेस्ट लैंड, उसके ऊपर बोर्ड लगा दिया, उसके ऊपर एक अफसर लगा दिया, है ना, यानी डेजिग्नेट किया कि फॉरेस्ट लैंड है। डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वो वहाँ कोई पेड़ ही नहीं है। यानी इंडिया में आपको ऐसे फॉरेस्ट एरिया मिलेंगे, फॉरेस्ट लैंड मिलेंगे जहाँ पे फॉरेस्ट ही नहीं है, लोगों ने काट दिए। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, यानी जो एक्चुअल एस्टिमेट है वो 8 गुना है। ये जो बताया है 3.7 मिलियन जो उन्होंने बताया, एक्चुअली 8 गुना है जो सरकार के स्टैटिस्टिक्स में यानी आंकड़े में बताया, डेटा में बताया गया है। स्टैटिस्टिक्स यानी डेटा। सरकार ने अपने डेटा में कहा है कि 3.7 मिलियन एकड़ जो लैंड है वो साफ हो गया है पिछले 4 दशक में। ये कब बताया था? 1994 में। लेकिन सच्चाई ये है कि ये 8 गुना ज़्यादा हुआ है, सरकार के आंकड़े से भी ज़्यादा, क्योंकि जहाँ भी फॉरेस्ट लैंड सरकार ने कहा है वहाँ फॉरेस्ट लैंड है ही नहीं, वहाँ तो मैदान है, लोगों ने घर बना लिए हैं, है ही नहीं। A 3-year study using satellites and aerial photography, 3 साल की एक स्टडी हुई, 3 ईयर स्टडी हुई सैटेलाइट्स के थ्रू, यूजिंग एरियल फोटोग्राफ्स, यानी फोटोग्राफी हुई ऊपर से सैटेलाइट से, कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, वार्न्स दैट द एनवायरनमेंट हैज़ डेटेरियोरेटेड, यानी बहुत ख़राब हो गया है, सो बैडली दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज़ इन्वेस्टिगेटेड, यानी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तकरीबन 88 कंट्रीज़ में। जब उन्होंने एक सर्वे किया, पिक्चर्स ली सैटेलाइट्स के थ्रू, तो उन्होंने कहा कि 88 देश ऐसे थे जहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिनका इन्वेस्टिगेशन हुआ था। सो स्टूडेंट्स, we have read some part of this lesson, we will do in the next video because ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो आप इसको रीड करेंगे यहाँ तक, जो बिगिनिंग जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वी विल डिस्कस दैट अगेन। तो आप इसको पढ़ेंगे एंड इट्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड जो वर्ड्स हैं दैट यू विल डू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अभी तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।